गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर चल रहा है कक्षा 12 में रसायन विज्ञान। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे जिसके अंदर हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका सूत्र बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप या फिर C6H5। C6H5 जो है बेंजीन रिंग को प्रदर्शित करता है और उसके साथ है OH। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यह बेंजीन का सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है, बिल्कुल एकदम सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। अब है फिनोल का नामकरण। इसमें पहला है फिनोल, उसके बाद दूसरा है OH ग्रुप, इसका नाम है कैटेकॉल। क्या नाम है इसका? कैटेकॉल। IUPAC नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल। तीसरा है रिसोर्सिनॉल। इसका IUPAC नाम है बेंजीन 1,3 डाइऑल। अगला है क्विनोन, इसे हाइड्रोक्विनोल भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम है बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसके बाद है क्रिसोल, CH3 ग्रुप आता है इसमें। इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल फिनोल। अगला है मेटाक्रिसोल, 3 मेथिल फिनोल। अगला है पैराक्रिसोल। अब यहाँ पर ये है पैराक्रिसोल, 4 मेथिल क्रिसोल। अब ये जो ऑर्थो, मेटा और पैराक्रिसोल है, इन तीनों का सूत्र है C7H8O। C7H8O। अब ये जो तीनों हैं, ये क्या चीज़ है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगला टॉपिक है फिनोल को बनाने की विधियां। अब इसकी 4 विधियां हैं। हेलो एरीन से, दूसरी विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तीसरी है डाईएजोनियम लवण से और चौथी है क्यूमीन से। पहला है हेलो एरीन से। इसमें क्या होगा? हम हेलो एल्केन लेंगे। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिए। इसके अंदर हमने क्या करना है? NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है उच्च ताप और उच्च दाब के उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा? Cl की जगह OH आ जाएगा, ठीक है, और NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। NaCl बाहर निकल जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा और OH उसकी जगह जाकर के जुड़ जाएगा। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है तुम्हें। सांद्र H2SO4 प्लस NaOH। मतलब प्रश्न आ सकता है पेपर में कि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 और NaOH से करवा के समीकरण दीजिए। या फिर प्रश्न आ सकता है कि फिनोल बनाने के लिए सांद्र H2SO4 और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं। तो इसका मतलब ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा? हमें एक बेंजीन रिंग लेनी होगी जिसमें एक ऊपर हाइड्रोजन होता है और इसका सल्फोनेशन करवाना है, सल्फोनीकरण करना है। सल्फोनीकरण करना है किसकी प्रेजेंस में करना है? H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। तो इसके अंदर ये जो H2SO4 है ये बीच में ही इंक्लूडेड हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? SO3H आ जाएगा। तुम्हें पता है ये चीज़ के सल्फोनीकरण में हमेशा SO3H ही जुड़ता है। अब पहले स्टेप के अंदर हमने सल्फोनेशन कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? NaOH को
ऐड करेंगे। जब हम इसमें NaOH को ऐड करेंगे तो यहाँ पर SO3H की जगह SO3Na बन जाएगा। अब SO3Na के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फिर से गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो SO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। SO2 गैस बाहर निकल जाने से क्या होगा, यहाँ पर ONa रह जाएगा। अब हम इसके अंदर HCl ऐड करते हैं। HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, ONa जो है वो OH में बदल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन आ गया और उसकी जगह NaCl जो है वो बाहर निकल गया। मतलब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि NaCl बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ फिनोल जो है वो बन गया। फिनोल बनाने के लिए यहाँ पर पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में। अब यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन। तो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बेंजीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया लिखो। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल बनाने की अभिक्रिया लिखो, या फिर सांद्र H2SO4 और NaOH की सहायता से फिनोल बनाने की अभिक्रिया लिखो। तीसरा है डाई एजोनियम लवण से। पहले हमने एक सेंडमियर अभिक्रिया की थी, तो उसमें हमने बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाना सीखा था। तो एक बार हम फिर से इसमें बनाते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर है NH2 ग्रुप, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl से। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो NH2 है वो N2Cl में बदल जाएगा। N2Cl में बदल जाएगा, इसे हम बोलते हैं एनिलीन, और इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हम अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाते हैं जल से, तो N2Cl जो है वो OH में बदल जाता है, मतलब ये फिनोल में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, एनिलीन से फिनोल बनाने की विधि समीकरण लिखो, या फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाने की समीकरण लिखो। यहाँ पर क्यूमीन से हम फिनोल प्राप्त करेंगे। क्यूमीन का सूत्र है बेंजीन रिंग के ऊपर CH और CH3 की ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर ये जो H है, इस H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब हम इसको गर्म करेंगे तनु अम्ल की उपस्थिति में, क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, CH3 C++O CH3। तो इसका फ़ायदा है कि इसमें एक एसीटोन और फिनोल दोनों चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पर क्यूमीन से फिनोल बनाने की विधि लिखो, या फिर क्यूमीन के अंदर हम एक्स्ट्रा और क्या हमें मिलता है, इसमें हमें एसीटोन भी मिलता है और इसमें तनु अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगला है फिनोल के भौतिक गुणधर्म। इसके अंदर क्वथनांक, फिनोल के अंदर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मतलब फिनोल के अणुओं के बीच में आपस में ही हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए फिनोल का क्वथनांक उसके खुद के हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। इसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न 2 फॉर डाई एथिल फिनोल वाले तत्व वाले यौगिक की संरचना लिखिए। तो इसका आंसर मैंने इसमें दिया हुआ है। दूसरा है ऑर्थोक्रिसोल का IUPAC नाम दीजिए। तो ये मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ।
उसके बाद है फिनोल का क्वथनांक अपने जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च क्यों होता है, तो इसका आंसर मैंने अभी अभी बताया। फिनोल के मुख्य उपयोग लिखिए। उसके बाद है फिनोल के उपयोग। तो ये जो उपयोग हैं इन्हें आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लें। बेकेलाइट बनाने में, स्याही के संरक्षण के रूप में, पिक्रिक अम्ल जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक के रूप में। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो पिक्रिक अम्ल है वो एक विस्फोटक है। रेशम और ऊन को रंगने में रंजक के रूप में और नायलॉन के निर्माण में। अगला प्रश्न है आणविक सूत्र C7H8 वाले मोनोहाइड्रिक फिनोल की संरचनाएं और आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो ये मैंने बताया था C7H8O मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ये 3 संरचनाएं और इनके आईयूपीएसी नाम। उसके बाद अगला है निम्न के आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो ये सारा करवाया हुआ है और कुछ हैं जो तुम्हें अपने आप इसमें करने होंगे। अगला 7th दिया हुआ है। 8th है क्यूमीन से फिनोल बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आगे क्यूमीन से फिनोल बनाने की रासायनिक समीकरण। उसके बाद है बेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक समीकरण। उसके बाद है एनिलीन से, ये आ गई एनिलीन से फिनोल बनाने के रासायनिक समीकरण। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन से, ये आ गई क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के समीकरण। अगला है आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 और NaOH दिया गया है और इस सभी कर्मकों के उपयोग से फिनोल का विरचन के समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है 14वां है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो वो भी यही सेम रिएक्शन है। उसके बाद है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाने के समीकरण दीजिए। अगला है क्या होता है जब क्यूमीन के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं और उत्पाद को तनु अम्ल के साथ जल अपघटित किया जाता है। उसके बाद क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उत्पाद क्या है, उत्पाद मतलब उत्पाद के अलावा एक और उत्पाद बनता है, उसका नाम है एसीटोन। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेंजीन के ऊपर है N2Cl। अब है फिनोल की रासायनिक समीकरण। पहला है इसमें सोडियम व उनके यौगिकों के साथ, दूसरा है यशद रज के साथ, तीसरा है राइमर टिमान अभिक्रिया, चौथा है कोल्बे अभिक्रिया, पांचवा है इसमें ऑक्सीकरण, छठा है इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सातवां है इसमें एस्ट्रीकरण और आठवां है इसमें एसिटिलिन या एसिटिलीकरण। तो इसमें एस्ट्रीकरण एसिटिलीकरण हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम कर चुके हैं। उसके बाद बाकी की जो रिएक्शंस हैं इसमें सोडियम में उनके यौगिकों के साथ हम कर चुके हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जो नहीं है, बाकी सभी रिएक्शंस जो हैं पहले कर चुके हैं। अब हम एक एक रिएक्शन का डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। पहला है फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में, पहला है सोडियम व उनके यौगिकों के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाएंगे या फिर सोडियम के यौगिकों के साथ करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसको हम ½ भी लिख सकते हैं। ये वाली रिएक्शन जो है वो पहले भी आ चुकी है, रिपीट है ये रिएक्शन। पहली रिएक्शन ये है और दूसरी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है अगर हम फिनोल की अभिक्रिया सोडियम के किसी यौगिक से करवाएं, मतलब NaOH से करवाएंगे, तो यहाँ पर सेम वही प्रोडक्ट बनेगा Na+H। अब यहाँ पर OH एक्स्ट्रा आ गया तो वहाँ पर आ जाएगा HOH मतलब जल। उसके बाद दूसरा है यशद रज के साथ या जिंक चूर्ण के साथ। अब इसके अंदर क्या है, हम फिनोल की अभिक्रिया यशद रज के साथ करवाएंगे। यशद रज का मतलब है जिंक। अगर हम इसके साथ जिंक के साथ करवाते हैं तो बेंजीन में से OH ग्रुप भी हट जाता है और बेंजीन हमें प्राप्त हो जाती है और ZnO हमें अलग मिल जाता है। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में इसके बारे में पूछा गया। अगली अभिक्रिया है राइमर टिमान अभिक्रिया। इसके अंदर भी हम फिनोल लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन सारी की सारी फिनोल की चल रही है। फिनोल लेते हैं, फिनोल की अभिक्रिया हम CHCl3 के साथ करवाते हैं,
Cl3 के साथ करवाते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म, CHLO फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं ताकि रिएक्शन को समझने में हमें दिक्कत ना आए। एक हम लेते हैं यहाँ पर NaOH, मतलब NaOH। अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो NaOH भी हमें यहाँ पर 3 इसमें यूज होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फिनोल है वो एज इट इज रहेगा, फिनोल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर कुछ और भी जुड़ेगा, वो मैं अभी रुक के बताती हूँ। NaCl जो है 3 मॉलिक्यूल NaCl के निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल NaCl के निकल जाएंगे, NaCl, और यहाँ पर आ गया 2 मॉलिक्यूल, एक OH यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, HOH, एक OH यहाँ से और एक OH हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला निकलेगा, तो 2 HOH निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीछे जो बच गया वो बच गया कार्बन और OH, मतलब CHO यहाँ पर बच गया, तो CHO जो है वो यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहेंगे। अब पेपर में पूछा जाएगा कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाओ तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाओ तो भी यही आएगा कि यहाँ पर ऑर्थो की जगह बस पैरा पोजीशन पर तुम्हें क्या लगा देना है, CHO ग्रुप लगा देना। तो रिएक्शन यही वाली सेम है। उसके बाद अगली रिएक्शन है कॉल्बे अभिक्रिया। कॉल्बे अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, हम फिनोल लेंगे, OH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH से। तो सेम हमें पता है, ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो ONa यहाँ पर जुड़ जाता है, ONa जुड़ जाता है। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन CO2 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, CO2 से। CO2 को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो इस चीज़ को समझने में। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और सोडियम है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। ऑक्सीजन और सोडियम के अंदर जाकर के CO2 जो है वो जुड़ जाता है इस तरह से, इस तरह से ये जुड़ जाता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, ऑक्सीजन सोडियम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H2O के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होगा, इसमें पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास होगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर C++O, ठीक है, ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, C++O, और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा और सोडियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएंगे। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये क्या था, बेंजल्डिहाइड। ये क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण के अंदर क्या है, हम फिनोल की अभिक्रिया OH, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे क्रोमिक अम्ल से, CrO3। ये हमने पहले पढ़ा था, क्रोमिक अम्ल। ठीक है, या फिर हम कहें कि वायु और प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम इसको रख दें तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इसका नाम है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बेंजोक्विनोन है ये पिंक कलर का है, पिंक कलर का है मतलब गुलाबी रंग का है। इम्पॉर्टेंट है ये कि फिनोल को प्रकाश में रखने पर, वायु और प्रकाश में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। कारण बताएं, तो इसमें ये वाली रिएक्शन इसमें तुम्हें बतानी पड़ेगी। या फिर हम कहें कि फिनोल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग का दिखाई देता है। अगला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में। अब इसके अंदर हम फिर से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम फिनोल की अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आता है। तो ये हमारा फिनोल है और ये इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग के 3 बंध हैं, ये वाले डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, डिमांड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जब आ जाता है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन H। ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो बंध है, अगर हम इसको माने तो ये वाला जो बंध है, ये बंध जो है आगे ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे। अब अगले स्टेप में ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, OH, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी जो संरचना बनेगी वो इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब उसके बाद ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला वापस से ऑक्सीजन पर जाएगा। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट संरचना बनती है वो पहले वाली संरचना के जस्ट अपोजिट बनती है और OH अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो अब यहाँ से हमें जो पता लगता है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है और OH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि OH जो है, OH समूह का +m प्रभाव, और वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर इसके कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। पहला है इसमें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के अंदर क्या होगा, हम फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ करवाएंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन तनु HNO3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 प्लस OH और पैरा पोजीशन पर NO2, तो ये दोनों बनते हैं और पैरा वाला जो है वो मुख्य बनता है। इस चीज़ की डिस्कशन हम पहले कर चुके थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, OH और यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, तीनों की तीनों पोजीशंस पर NO2 बन जाता है, मतलब पिक्रिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, और सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सांद्र HNO3 की जगह हम सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 भी यूज़
कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रिक कारक मिश्रण है। अब यहाँ पर ये जो है ऑर्थो और मेटा बना है, ऑर्थो और मेटा बना है। अब इनको पृथक करने के लिए, अब अगर हमने तनु HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, अब हम इसको पृथक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भापीय आसवन विधि का उपयोग करेंगे। भापीय आसवन विधि का उपयोग करेंगे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, भापीय आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद है कि ये ऑर्थो है और एक है मेटा। अब ऑर्थो के अंदर, ऑर्थो की संरचना कैसी है, ऐसी है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर N के साथ डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, लेकिन जो ये है OH और यहाँ पर है NO2, ठीक है, और यहाँ पर है दूसरा OH और ये हो गया N डबल बॉन्ड O। मतलब पैरा के अंदर क्या बनता है, इस तरह से हाइड्रोजन बंध बनता है। अब यहाँ पर ये क्या है कि दोनों का, अब ये जो ऑर्थो वाला है इसमें क्या है, सिंगल सिंगल के इस तरह से अलग अलग रहते हैं ये, लेकिन जो पैरा वाले हैं वो दो दो की, तीन तीन की इस तरह से लंबी लाइन बना लेंगे ये। तो इनका संगुणन नहीं होता है, संगुणन नहीं होता है और इनका संगुणन होता है, तो ये भापीय आश्रित हो जाता है। भापीय आसवन विधि के अंदर ये भापीय आश्रित हो जाता है और ये भापीय आश्रित नहीं होता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि ऑर्थो और पैरा में से कौन सा भापीय आश्रित हो जाता है, ऑर्थो वाला भापीय आश्रित हो जाता है। और उसका कारण क्या है कि ये इसके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और जिससे इसका संगुणन नहीं हो पाता है और इसका क्वथनांक कम हो जाता है और इसीलिए ये भापीय आश्रित हो जाता है। और पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या होता है कि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे संगुणन हो जाता है और इसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दोनों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होने के कारण ही इनको भापीय आसवन से पृथक किया जा सकता है। अब ये था पहला नाइट्रीकरण। अब उसके बाद दूसरा है हैलोजनन। हैलोजनन के अंदर क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया हमने किससे करवानी है, Br2CS2 या CHCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो हमें एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पैरा वाला जो है वो मुख्य उत्पाद बनेगा। और दूसरा है इसके अंदर कि अगर हम 3 अणु Br2 के ले लें, मतलब ब्रोमीन जल ले लें, इम्पॉर्टेंट है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ऑर्थो मेटा ऑर्थो, तीनों की तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। और ये क्या है, वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है। इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ब्रोमीन CS2 के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं और ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं तो तीनों के तीनों पोजीशंस पर ये जुड़ जाएगा। अगला है, तीसरा है इसमें, दो ही थे इसमें, हैलोजनन और नाइट्रोकरण। उसके बाद है अगला एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। फिनोल की अभिक्रिया हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल का हाइड्रोजन और इसका OH जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, फिनोल के साथ ऑक्सीजन के साथ फिर ये वाला कार्बन और उसके बाद ये वाला CH3 प्लस में H2O। तो ये क्या है, फेनिल एसीटेट, ठीक है। उसके बाद है एसिटिलीन या एसिटिलीकरण। अब इसके अंदर क्या होता है,
OH प्लस CH3। एसिटिलीन का मतलब है एसिटिल ग्रुप का जोड़ना, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप का जोड़ना। तो यहाँ पर हम ले जाते हैं Cl पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये H और Cl बाहर निकल जाएंगे और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फिनोल के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या होएगा, ये वाला ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, फिनोल बेंजीन रिंग ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो कॉल्वे अभिक्रिया हमने की थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। कॉल्वे अभिक्रिया के अंदर जो हमने किया था, इसमें फिनॉक्साइड आयन बन रहा था, इसमें फिनॉक्साइड आयन बन रहा था जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर सकता है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन का मतलब है कि ये वाला जो आयन है वो नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फिनॉक्साइड आयन CO2 जैसे दुर्बल, यहाँ पर CO2 जो है वो क्या है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन राशि से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये इसका प्रूफ है कि ये CO2 से भी यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि कॉल्वे अभिक्रिया से प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें यह सिद्ध होता है कि फिनॉक्साइड आयन फिनोल से अधिक क्रियाशील है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो उसका आंसर आएगा कॉल्वे अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है कि हमने ये सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, इसके अंदर कॉल्वे अभिक्रिया के अंदर सैलिसिलिक अम्ल बनाया था। अब प्रश्न आता है इसमें कि एस्प्रिन बनाने की समीकरण लिखो। तो ये जो हमने यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल बनाया था OH C डबल OH, अब इसकी हम एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर COH तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एस्प्रिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एस्प्रिन का सूत्र लिखो, एस्प्रिन का सूत्र भी पूछा जाता है और एस्प्रिन बनाने की विधि भी पूछी जाती है। एस्प्रिन क्या चीज़ है, एक दर्द निवारक औषधि है। अब उसके बाद है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने की थी ये वाली, अब अगर हम ये यहाँ पर एक तीसरी रिएक्शन करें कि फिनोल की अभिक्रिया, सोडियम का ही एक अलग यौगिक है NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक दुर्बल क्षार है। क्या है ये, दुर्बल क्षार है, और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। तो ये दुर्बल क्षार है और दुर्बल क्षार के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। इससे सिद्ध होता है कि ये फिनोल अम्लीय है, लेकिन एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी ये जो फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अगला टॉपिक है अल्कोहल और फिनोल में विभेदीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। पहला इसमें पॉइंट हुआ कि अल्कोहल और फिनोल में विभेद करने के लिए लिटमस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। लिटमस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिनोल जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, PBR, ये ट्रिक है, PBR। और जो अल्कोहल है वो उदासीन रहता है, मतलब अगर हम यहाँ पर ब्लू लिटमस लेकर जाएं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम रेड लिटमस लेकर जाएं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें फिनोल जो है वो अधिक अम्लीय है। अम्लीय गुण की अगर हम बात करें तो फिनोल जो है वो ज़्यादा अम्लीय है अल्कोहल से। अब उसके दो कारण हैं। पहला कारण है इसमें कि अल्कोहल जो है ROH क्या करता है, R पॉजिटिव, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर निकाल देता है। ठीक है, और फिनोल क्या करता है, फिनोल OH के साथ इस तरह से एक
फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H पॉजिटिव बाहर निकाल जाता है। अब ये जो है इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता और इसमें अनुनाद पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ये दोनों आपस में वापस मिल जाते हैं और फिर से ROH बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अनुनाद पाया जाता है और ये क्या हो जाता है, अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है और इसके अंदर अम्लीय गुण जो है वो बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा इसका कारण है, इसके अनुनाद की जो संरचनाएं हैं वो मैंने तुम्हारे नोट्स में डाल रखी हैं। जो पहले जितने भी अनुनाद की संरचनाएं बताई हैं सेम वैसे ही इसकी भी अनुनाद की संरचनाएं। उसके बाद है कि अल्कोहल में जो अल्कोहल के अंदर क्या है, जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 प्रकार का है और फिनोल के अंदर जो OH समूह है वो कार्बन जो है sp2 संकरण है। तो sp3 संकरण है तो S जो लक्षण है वो 25% हो गया और इसके अंदर S का लक्षण जो है वो 33% हो गया। तो इसकी विद्युत ऋणता जो है वो ज़्यादा हो गई, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो गई, तो ये क्या हो गया, अम्लीय भी ज़्यादा हो गई। उसके बाद है कि ये जो अम्लीय गुण है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपैरिजन किया जाता है कि फिनोल और इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसमें ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और फिनोल। इन सभी में बताइए कि कौन ज़्यादा अम्लीय है। अब सबसे पहले तो हमें इसके संरचनाएं पता होनी चाहिए। OH ग्रुप CH3, पैरा का मतलब है OH ग्रुप CH3 और मेटा का मतलब है OH ग्रुप CH3 और फिनोल का मतलब है ओनली OH ग्रुप। अब जो फिनोल का अनुनाद होता है उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पर तीनों जगह नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति अच्छी है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है, कि अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जाता है, इसका मतलब कि इसकी अम्लीय प्रकृति अच्छी है। लेकिन अगर इन पोजीशंस पर ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसकी नेगेटिविटी को घटा रहे हैं, जैसे CH3 जो है इसकी नेगेटिविटी को घटा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वो अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो यहाँ पर अगर होता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति घटेगी और यहाँ पर अगर होता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति कम घटेगी। और ये जो है इस ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा कम है, इसकी अम्लीय प्रकृति उससे कम है और इसकी अम्लीय प्रकृति फिनोल की अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, 9 से 10 उदाहरण दिए हुए हैं, तो वो तुम लोग समझना। और यहाँ पर लास्ट में एक इसमें ट्रिक दी हुई है कि अगर कोई भी एग्जांपल आ जाता है तो उसमें अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति सबसे कम दिखानी है तुम्हें। उसके बाद जल अगर आ जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति जल से ज़्यादा दिखानी है। उसके बाद क्रिसोल की अम्लीय प्रकृति थोड़ी सी और ज़्यादा दिखानी है। उसके बाद फिनोल की अम्लीय प्रकृति दिखानी है। ये वाला एग्जाम्पल तो हमने इसमें पढ़ ही लिया। और फिर उसके बाद नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रकृति उसमें और ज़्यादा दिखानी है। कारण ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसके नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति और ज़्यादा दिखानी। तो यहाँ पर 10 एक उदाहरण दिए हुए हैं, वो बच्चे करके देखना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछना। अब उसके बाद है इन प्रश्नों से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली 2 समीकरणें दीजिए। तो यहाँ पर 2 ही समीकरणें इसमें मैंने करवाई हुई है। पहली है सोडियम के साथ और दूसरी है NaOH के साथ। उसके बाद है इसकी अनुनादी संरचनाएं पूछी गई है फिनोल की और फिनॉक्साइड आयन की, वो तुम्हें समझा दी गई है। फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। उसके बाद निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन इसमें बनता है। CHCl3 और एक्वस NaOH, CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं तो ये राइमर टिमान की बात कर रही है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर वाली बात
है ब्रोमीन वाटर वाले में क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है सैलिसिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड, सैलिसिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसका मतलब ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है। उसके बाद फिनोल के अंदर अगर हम एसिटिक अम्ल डालते हैं, फिनोल के अंदर अगर हम एसिटिक अम्ल डाल तो ये वाली एस्टरीकरण की अभिक्रिया हो गई। एसिटिल क्लोराइड डालते हैं तो ये वाली अभिक्रिया हो गई। एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो ये वाली अभिक्रिया हो गई। और फिनोल के अंदर अगर हम तनु HNO3 डालते हैं तो उसमें ये वाली अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया ये वाली हो गई। उसके बाद है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये वाली अभिक्रिया हो गई। उसके बाद सैलिसिल्डिहाइड बनाने की, सैलिसिल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। पिक्रिक अम्ल बनाने की, पिक्रिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया यहाँ पर ये हो गई। उसके बाद है एस्प्रीन बनाने की अभिक्रिया, एस्प्रीन बनाने की अभिक्रिया यहाँ पर करवा दी गई। उसके बाद यशद रज के साथ अभिक्रिया ये वाली हो गई। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म पे KOH या NaOH ये वाली अभिक्रिया वापस आ गई। उसके बाद है सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। उसके बाद है CS4 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया ये वाली अभिक्रिया आ गई। और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया ये रिएक्शन रिपीट हुई। उसके बाद आप फिनोल को बेंजीन में परिवर्तित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ गई यशद रज वाली अभिक्रिया, फिनोल को बेंजीन में बदलने की अभिक्रिया। उसके बाद राइमर टिमान अभिक्रिया ये आ गई। और उसके बाद कोल्बे अभिक्रिया ये आ गई। उसके बाद फिनोल का नाइट्रीकरण करने पर निर्मित ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, वो है भाप आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उसके बाद है कि तनु HNO3 के साथ X और Y बनते हैं, मतलब ऑर्थो और मेटा बनते हैं, और इन दोनों के नाम लिखने हैं और उनको भाप आसवन विधि से पृथक क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था। उसके बाद फिनोल का 2,4 ट्राइब्रोमोफिनोल में ब्रोमीकरण रूपांतरण में प्रयुक्त अभिकर्मक के नाम बताओ। 3 ब्रोमीन जल। वह रासायनिक अभिक्रिया लिखो जो स्पष्ट करते हैं फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या करती, फिनोल से अधिक क्रियाशील है। तो ये मैंने कोल्बे अभिक्रिया के अंदर बताया था कि CO2 के साथ ये दुर्बल CO2 के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है। अल्कोहल और फिनोल में से कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, और स्पष्ट करो, तो ये है फिनोल ज़्यादा अम्लीय है। ये मैंने अभी इसमें बताया है तुम्हें कि इसमें फिनोल जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, और इसके स्पष्टीकरण के ये 2 एग्जाम्पल्स में 2 पॉइंट्स इसमें करवाए हैं। उसके बाद फिनोल और अल्कोहल में विभेदीकरण के लिए एक परीक्षण लिखो, वो है लिटमस परीक्षण। एक परीक्षण लिखो जो स्पष्ट करता है कि फिनोल दुर्बल अम्लीय है, तो वो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो इसमें पहली रिएक्शन करवाई थी मैंने, इसमें ये वाली रिएक्शन, तो ये जो है प्रदर्शित करता है कि ये एक दुर्बल अम्लीय है। ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्किल समूह से हाइड्रोक्सिल वलय से ज़्यादा अम्लीय है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो है इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता और इसमें अनुनाद पाया जाता है, और दूसरा कारण ये वाला है। इसके बाद है फिनोल का प्रोटीनीकरण कठिन है, इसमें भी आगे कि इसका प्रोटीनीकरण कठिन है, मतलब इसका हाइड्रोजन बाहर निकलना कठिन है। ठीक है, जबकि एथेनॉल का प्रोटीनीकरण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। उसके बाद ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को भाप आसवन विधि द्वारा पृथक करने में भाप आसवन समावयवी का नाम लिखो। तो इसमें मैंने बताया था तुम्हें कि ऑर्थो वाला जो है वो भाप आश्रित इजीली हो जाता है, ऑर्थो वाला जो है वो भाप आश्रित इजीली हो जाता है। उसके बाद इसका कारण भी दीजिए, तो कारण इसका बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध किस प्रकार का पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन बंध किस प्रकार है, जिसकी वजह से में संगुणन में फर्क आ जाता है, और इसी वजह से इसमें भाप आसवन में भी फर्क आ जाता है, इसको क्वथनांकों में फर्क आ जाता है। समझाइए कि बेंजीन वाले से जुड़ा OH समूह उसके इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील कैसे सक्रिय करता है। तो इसमें ये चीज इसमें आई गई है, ये वाला कि इसमें ये जो है इसके अनुनाद का इसमें प्रभाव बताना। फिनोल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है।
इसकी सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 वाले की बात कर रहे हैं। उसके बाद पिक्रिक अम्ल का अन्य नाम लिखिए। तो अन्य नाम जो है वो मैंने पिछले चैप्टर में तुम्हें लिखवाया था। उसके बाद कोल्बे श्मिट अभिक्रिया को कैसे प्राप्त करने के लिए, किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में ये गलती से इसका प्रश्न जुड़ गया। यहीं पर तुम्हारा फिनोल चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।